परिपत्र यही था ना, परिपत्र ना, प्रारूप तैयार कराया था और सूचना अधिकार अधिनियम 2005 को सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु एक परिपत्र तैयार भी करवाना था, यही था ना। ठीक है, अरे मैं सब चेक कर दूंगा, चिंता मत करो। थोड़ी सी गड़बड़ाहट चल रही है। प्रारूप मैंने तैयार कराया ऐसा आपने लिखा है, पर इसमें कुछ मुख्य बिंदु हुआ करते हैं, वे भी हमको लिखने होते हैं, इसलिए मैंने कहा परिपत्र मैं आपको तैयार कराऊंगा, है ना। इसलिए मैंने कहा मैं आपको परिपत्र तैयार करूंगा। ठीक है, ये परिपत्र मैं मेरे साथ लेके जाऊंगा, फिर इनकी चर्चा करूंगा अगली क्लास में। ठीक है, मैं इनकी टिप्पणियाँ, क्या क्या कमियाँ हमारे द्वारा जो पत्र लिखे गए थे उनमें हुई थी, उनको फिर मैं बताऊंगा। अभी के लिए आप लिखेंगे परिपत्र। अच्छा, ये किसका गया? क्या क्या बोलना था? नहीं बोला तो आप बोल देते कल कोई अवकाश नहीं है, यथावत क्लास चलती रहेंगी। ठीक है, छुट्टियां आपकी होंगी सिलेक्शन के बाद, उससे पहले कोई छुट्टी नहीं। 10वीं तक पढ़ते थे तब छुट्टियां हुआ करती थी, तब छुट्टियों पे प्रसन्न हुआ करते थे। अब सिलेक्शन के बाद बीच में कोई छुट्टियां नहीं, है ना। तो आरएस के लिए सीईटी लागू किया है क्या? तो फिर काहे की छुट्टी? हाँ, ये सही है। इसमें कुछ निश्चित तथ्य होते हैं, मैं पहले उनकी चर्चा करूंगा, फिर आपके समझ में आ जाएगा परिपत्र क्या भला है, ये किसका है ना। पहले आप लिखो परिपत्र। प्रश्न आपके सामने था, प्रश्न आपके सामने ही था। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 को सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु हम एक परिपत्र तैयार कर रहे हैं, यही था ना। सबसे पहले राजस्थान सरकार, सबसे पहले राजस्थान सरकार, आपने जैसा लिख रखा है वो अच्छा है, बाकी का अब मैं जो लिख रहा हूँ वो आप लिखते हुए चलेंगे। कार्यालय, शासन सचिवालय, यही था ना। प्रश्न में यही तो लिखा हुआ है। शासन सचिवालय जयपुर। पत्र क्रमांक, पत्र क्रमांक 13/4, शासन सचिवालय जयपुर, 2022 216। तीन नवंबर 2022। परिपत्र, यहाँ तक तो कुछ परिवर्तन है ही नहीं इसमें, ये पूरा लिखा हुआ ही हूँ ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें दिनांक भी दे रखा होगा, है ना,
इसमें इसीलिए तो मैंने कहा लिखें तो ठीक, नहीं लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हैं? इसमें WW भी दे रखे होंगे 3, है ना, वो मैं आपको बताऊंगा पीछे आगे। ये मेरा है, मुझे दो। ये अच्छी बात है, पत्र आ रहे हैं मेरे पास, है ना, हम प्रयास तो कर रहे हैं, ठीक है। इन पर फिर मैं चर्चा करूंगा अगली क्लास में। आज मैं लिखाऊंगा, फिर अगला और आएगा, फिर उन पर चर्चा करते हुए चलें कहाँ कहाँ क्या क्या कमी हम कर रहे थे वह, ठीक है। अब हमारा विषय सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के सुचारू क्रियान्वयन हेतु, यही था ना विषय, तो यही है। लिखते हुए चलेंगे साथ साथ, है ना, बाकी की चर्चा परिचर्चा बाद में। अखबार में आपको खूब पत्र मिलेंगे, अखबार में आपको रोजाना पत्र मिलेंगे। और अगले महीने की यदि आप बात करें मार्च में, तो आपको अखबार भरे हुए मिलेंगे। सबसे ज़्यादा मिलेंगी निविदाएं, मार्च में सबसे ज़्यादा निविदाएं पारित होती हैं, टेंडर जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है वो। और हर बार पूछा जाता है, एक निविदा हर बार पूछी जाती है। 2018 के पेपर को निकाल दें तो हर पेपर में निविदा, कम से कम एक निविदा पूछी गई। उस समय भी पूछी जाती थी जब पत्र सिलेबस में 10 अंक के ही हुआ करते थे, उस समय भी 2 पत्र पूछे जाते, 5-5 अंक में विभाजित कर दिया जाता था, उनमें एक निविदा पूछी ही जाती थी, ठीक है। संदर्भ संदर्भ केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 5/4, केंद्रीय सूचना आयोग 2022, संख्या है 2595, कोई भी हो सकती है, दिनांक 25 अक्टूबर 2022 के संबंध में। क्या होगा? क्या? कहाँ लिखा है? ये लिखा था, ठीक है। आप ध्यान दो, देखो ये जो दिनांक है ये इससे पहले का होता है, ये याद रखना। ये जो दिनांक है इससे पहले होगा। केंद्रीय सूचना आयोग से एक पत्र आया था हमारे पास इस दिनांक पर, और उसका पत्र क्रमांक ये था, ठीक है। मैंने कहा पत्र क्रमांक आपको संदर्भ में लिखना होता है। तो केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा हमारे पास एक पत्र आया था जिसका पत्र क्रमांक ये था 5/4, केंद्रीय सूचना आयोग 2022, ये उसका नंबर था। ये नंबर इससे ज़्यादा हो सकता है क्योंकि ये हमारे कार्यालय का पत्र है, ये केंद्रीय सूचना आयोग का पत्र है।
ये दोनों पत्र अलग अलग जिले, अलग अलग कार्यालय से आए हुए हैं, इसलिए कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक ही कार्यालय से जब पत्र लिखे जाते हैं तब ये कम होता है, ये ज़्यादा होता है। तो ये तो केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा है, तो इसका क्रम कुछ भी हो सकता है, इससे इसका कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन दिनांक का हमेशा संबंध रहेगा। ठीक है, क्योंकि पहले ये पत्र हमारे पास आया और हमारे पास पत्र क्या किस संदर्भ में आया था, इसी क्रम में। तो अब इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी कार्यालय हैं उनमें पत्र पहुंचाया जा रहा है। इसके अंतर्गत जितने भी कार्य, केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा हमारे पास एक पत्र आया है जिसमें यह लिखा हुआ था कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 को सभी कार्यालयों में क्रियान्वित करना है। ठीक है, इसलिए यह संदर्भ है। संदर्भ हो गया। संदर्भ के ठीक नीचे से आप फिर पत्र शुरू करेंगे। ये हो गया ना यहाँ तक का सबका? बोर्ड पर है क्या कोई? ध्यान से सुनेंगे और लिखते हुए चलेंगे, एक बार में सब ठीक हो जाएगा, नहीं तो पड़ोसी की कॉपी देखेंगे और बाद में अशुद्धियाँ ही रह जाएंगी, गलत रह जाएंगी। ठीक है, इसमें जैसे ये है, पहली अपनी कॉपी यहाँ से ये चलती थी, इसमें कुछ सामान्य त्रुटियाँ हैं, नई आई। ये आपके ही साथी की किसी की कॉपी है, ये हस्तलिखित है पूरी, क्लास के ही नोट्स हैं, अलग कुछ नहीं है, जो पहले लिखाए थे। अगले आएंगे आपके क्लास में से देखूंगा इसका सा हस्तलेख ज़्यादा सुंदर है, उसको प्रिंट करा देंगे। फिर यही चलता है हर बार। ठीक है, एक साल में एक चलती है। अब 23 शुरू हो गया, इसकी नई आने वाली है, इसलिए इसमें से कुछ जो करेक्शन होंगे ना वो मैं लिखाता हुआ चलूँगा। लिखेंगे अब आप, केंद्रीय सूचना आयोग के, यहाँ से जहाँ से नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ से लिखेंगे, केंद्रीय सूचना आयोग के उपर्युक्त हाँ यहीं से लिखना है, केंद्रीय सूचना आयोग के उपर्युक्त संदर्भ अंतर्गत आदेश की अनुपालना में, संदर्भ अंतर्गत आदेश की अनुपालना में मुझे यह सूचित करने का आदेश हुआ है कि, मुझे यह सूचित करने का आदेश हुआ है कि, अब देखो इसमें आया मुझे यह सूचित करने का आदेश हुआ है, मतलब मैं अपनी तरफ से पत्र नहीं लिख रहा हूँ, मुझे तो आदेश प्राप्त हुआ है, इसलिए लिखने का काम सिर्फ मैं कर रहा हूँ। अब ये जो मुझे शब्द जिसके लिए है, ये व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, पूरे कार्यालय के लिए। ठीक है, इसलिए ठीक है, मुझे यह सूचित करने का आदेश हुआ है कि छोटा आएगा, समस्त सरकारी विभाग, समस्त सरकारी विभाग औलिक कार्यालय औलिक संस्थाएं सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत समस्त सरकारी विभाग कार्यालय संस्थाएं सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदन से संबंधित निम्न दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य एवं अक्षर से करें। अक्षर से करें, करे में बिंदी है,
और डैश करेंगे। अनिवार्य एवं अक्षर से करें। अनिवार्य मतलब जैसे टाला नहीं जा सकता, अक्षर से मतलब एक एक बिंदु पर, एक एक अक्षर पर, एक एक शब्द पर, ठीक है, कि जिसे आप नकार नहीं सकते। डैश करके पंक्ति छोड़ देंगे, नई पंक्ति में, नीचे वाली पंक्ति में फर्स्ट लिखेंगे, ठीक है। कोई लाइन नहीं, वो ये वाली लाइन छोड़नी है। करें आया, डैश करके वह पंक्ति छोड़ दी और उसके ठीक नीचे वाली पंक्ति में फर्स्ट लिखेंगे, ठीक है। पूर्ण विराम नहीं आएगा क्योंकि वाक्य खत्म नहीं हुआ है। निम्न जो दिशा निर्देश हैं, तो उन दिशा निर्देशों को भी तो लिखेंगे कि किन की पालना करनी है, कौन से दिशा निर्देश हैं, ठीक है, वे दिशा निर्देश भी तो आएंगे। तो अभी ये पहले वाला पैराग्राफ ही खत्म नहीं हुआ है, ये पहला ही चल रहा है, ये पहला ही पैराग्राफ है आपका। और इस पैराग्राफ में कुछ दिशा निर्देश हैं जिनकी पालना प्रत्येक कार्यालय को, प्रत्येक अधिकारी को, प्रत्येक कर्मचारी को करनी है, ठीक है। पहला लिखेंगे, अन्य विभाग या कार्यालय से संबंधित, अन्य विभाग या कार्यालय से संबंधित आवेदन को, यहीं से लिखना है, नंबर 1 हो जाओ शुरू, लिखेंगे अन्य विभाग या कार्यालय से संबंधित आवेदन को, अन्य विभाग या कार्यालय से संबंधित आवेदन को अस्वीकार नहीं करके, अस्वीकार नहीं करके या तो उसे, अस्वीकार नहीं करके या तो उसे संबंधित विभाग, संबंधित विभाग ऑब्लिक कार्यालय, संबंधित विभाग ऑब्लिक कार्यालय के संबंध में, के संबंध में निर्देशित करें, निर्देशित करें या स्वयं ग्रहण कर, या स्वयं ग्रहण कर संबंधित तक पहुंचाएं, स्वयं ग्रहण कर संबंधित तक पहुंचाएं। ध्यान दो, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया परिपत्र सबसे बड़ा पत्र होता है, ठीक है। इसमें प्रतिलिपि का संबंध जिन जिन कार्यालय, विभाग, मंत्रालय, कर्मचारियों से होता है, उनकी प्रतिलिपि में सबका अंकन होता है। इसलिए एक श्रृंखला बनाई गई है, इसलिए एक श्रृंखला, और उसमें लिखा जाता है कि अपने अधीनस्थ को सूचित करें, अपने अधीनस्थ को सूचित। तो पहला बिंदु यही है कि अन्य विभाग, अन्य कार्यालय से संबंधित यदि कोई पत्र आपके पास आता है तो आप उसे अस्वीकार नहीं करेंगे, संबंधित तक आप उसे पहुंचाएंगे, ठीक है। या तो पत्र व्यवहार के माध्यम से या व्यक्तिगत जाकर आप उसे अस्वीकार नहीं करेंगे। अब आपका ये कर्तव्य है, इसलिए ऊपर क्या लिखा है, अनिवार्य एवं अक्षर से, ठीक है। दूसरा लिखेंगे अब इसमें, जहां से पहला उसके नीचे से फिर दूसरा शुरू कर देंगे। आवेदक से, आवेदक से कोई भी सूचना अधिकारी, आवेदक से कोई भी सूचना अधिकारी सूचना चाहने का कारण नहीं पूछ सकता, आवेदक से कोई भी सूचना अधिकारी सूचना चाहने का कारण नहीं पूछ सकता। मतलब यदि हमारे कार्यालय में पत्र आता है तो हम कोई प्रश्न नहीं करेंगे, जो पत्र आया है वह हमें स्वीकार करना है और उसकी पालना करनी है। कोई प्रश्न है, ये अनिवार्य है, ठीक है, कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा और उसकी पालना करनी ही होगी। तीसरा, थर्ड लिखेंगे इसके ठीक नीचे ही,
सूचना अधिकारी यदि आवेदन निरस्त या अस्वीकार करता है तो आवेदन निरस्त या अस्वीकार करता है तो उसका कारण निरस्त करता है तो उसका कारण ऑब्लिक स्पष्टीकरण, उसका कारण ऑब्लिक स्पष्टीकरण देना आवश्यक है कि छोटा है किस नियम के तहत आवेदन अस्वीकार ऑब्लिक निरस्त किया गया है। स्पष्टीकरण देना आवश्यक है कि किस नियम के तहत आवेदन अस्वीकार या निरस्त किया गया है। ठीक है, यदि आप किसी पत्र को अस्वीकार करते हैं, निरस्त करते हैं, तो आपको कारण बताना पड़ेगा कि इस नियम के तहत मैं इसके अंतर्गत नहीं आता, शायद गलती से मेरे पास ये आया है। बिना कारण के आप किसी भी पत्र को, परिपत्र को निरस्त नहीं कर सकते, अस्वीकार नहीं कर सकते। अगला लिखेंगे, चौथा, सादा कागज पर लिखित आवेदन को भी स्वीकार करें। सादा कागज पर लिखित आवेदन को भी स्वीकार करें। यानी सादा कागज पर यदि आपके पास परिपत्र लिखा हुआ आया है तो आप उसे भी स्वीकार करेंगे। ये नहीं कि साहब अगर परिपत्र वास्तव में आता तो कार्यालय के लेटर हेड पे लिखा हुआ होता, ऐसा नहीं है, वह सामान्य कागज पर भी हो सकता है। ठीक है, अगला, यदि आवेदक पांचवा, यदि आवेदक निरक्षर या आवेदन पत्र प्रविष्टि में कोई सलाह मांगता है, आवेदन पत्र प्रविष्टि में कोई सलाह मांगता है तो इनकार नहीं किया जाए, नहीं में हमेशा बिंदी आती है। इनकार नहीं, यानी आवेदक कोई निरक्षर है या आपसे उसके बारे में कुछ पूछताछ करता है तो आप उसे मना नहीं करेंगे। ठीक है, ये दिशा निर्देश थे जिनकी पालना अनिवार्य थी। ठीक, अब नए पैराग्राफ से लिखेंगे, अब नंबर 2 डालेंगे। अभी तक ये एक ही पैराग्राफ था। ठीक है, मैंने बताया परिपत्र तो होता ही बड़ा है, दिशा निर्देश तो होंगे, नियम तो होंगे उसमें जिनकी पालना करनी होगी, तभी तो आप, मतलब परिपत्र क्यों लिखा जा रहा है, उसमें कुछ नियम निर्धारित होते हैं, उनकी पालना के लिए ही ये लिखा जाता है। दूसरा लिखेंगे नंबर 2 डालकर, लिखेंगे ध्यातव्य है कि ध्यान देने की बात है कि, ठीक है, नंबर 2 में लिखेंगे ध्यातव्य है कि उपर्युक्त आदेश क्या बताया था, यही तो बताया था, यही था। मैंने ऐसे लिखा था कि वैसे,
चल अब ऐसे लिख दो, है ना, सही कर लो। ये सही कर लो। ध्यातव्य है कि उपर्युक्त आदेश, ध्यातव्य है कि उपर्युक्त आदेश केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा, केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा, ध्यातव्य है कि उपर्युक्त आदेश केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा पूर्व में भी कई बार जारी किए गए थे। पूर्व में भी कई बार जारी किए गए थे, किंतु अधिकांश सरकारी विभागों, अधिकांश सरकारी विभागों ऑब्लिक मुख्यालयों ऑब्लिक अधीनस्थ कार्यालयों में, अधीनस्थ कार्यालयों में इन नियमों की विधिवत, अधिकांश सरकारी विभागों मुख्यालयों अधीनस्थ कार्यालयों में इन नियमों की विधिवत पालना नहीं की जाती है। विधिवत पालना नहीं की जाती है। पूर्णब्रह्म। अगला पैराग्राफ, अगला पैराग्राफ। अतः समस्त विभागों, नया पैराग्राफ। अतः समस्त विभागों मुख्यालयों अधीनस्थ कार्यालयों के, समस्त विभागों मुख्यालयों अधीनस्थ कार्यालयों के समस्त अधिकारियों को, समस्त अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि छोटा वे इस परिपत्र की, सूचित किया जाता है कि वे इस परिपत्र की विषय वस्तु से अपने अधीन कार्य कर रहे समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को सूचित कर, अपने अपने कार्यालय में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के विधिवत क्रियान्वयन को सुनिश्चित करें।
हस्ताक्षर के खे गे। मुख्य सचिव शासन सचिवालय जयपुर, यही है ना। पत्र क्रमांक 13/4 शासन सचिवालय जयपुर 2022-217। वहाँ 16 था। यहाँ 17। दिनांक यथावत। दिनांक यथावत जो आपने ऊपर लिखी थी। प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समस्त विभाग अध्यक्ष राजस्थान सरकार। समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान सरकार। हो गया यहाँ तक। अब बोर्ड पर आओ। आपने लिखा है समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान सरकार। समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान सरकार। बताओ। कलेक्टर राजस्थान सरकार है? कलेक्टर आता किसके अंतर्गत है? भारत सरकार। लेकिन यहाँ लिखा क्यों जाएगा राजस्थान सरकार? क्योंकि राजस्थान में जो कार्यरत हैं वे, अगर आप भारत सरकार लिखेंगे तो सब आ जाएंगे। ठीक है,
केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा हर राज्य में अलग अलग पत्र पहुंचाए गए। हमारे राज्य में भी आया, तो हमारे राज्य में जो कार्यरत कलेक्टर हैं उनके लिए है। ठीक है। चौथा, रक्षित पत्रावली। अब देखो, यहाँ आपने लिखा 217, इसके बाद डैश करके छोड़ देना। कोई संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं है परिपत्र में। अगर आप संख्या कोई लिखेंगे तो देखो, एक तो ये पत्र हो गया, अब कलेक्टर कितने, फिर संभागीय आयुक्त, और फिर विभाग अध्यक्ष, जितने भी विभाग अपने कार्यालय उन सब के अध्यक्ष, तो संख्या बहुत अधिक है। ठीक है, इसलिए यहाँ कुछ एक अंक आपने बढ़ा दिया 16 से 17, उसके बाद इसे डैश करके छोड़ दिया। ठीक है, कहीं इसके अंक नहीं काटे जाएंगे। दिनांक आपकी यथावत उसी पंक्ति में आ जाएगी। इसके ठीक नीचे वाली पंक्ति में फिर हस्ताक्षर, कैखेगे, और फिर पद जो ऊपर आपने लिख रखा है, ये सब उठाकर यहाँ आ जाएगा। यथा बताएगा, उसमें तो कोई परिवर्तन है नहीं। हस्ताक्षर वही, पद वही, जो चल रहा है ऊपर आपने प्रश्न में जो लिखा है। ये परिपत्र है। अब लगा ना हम आरएस की तैयारी कर रहे हैं। पहले आपने पत्र लिखे, सामान्य कार्यालय पत्र, अनुस्मारक पत्र, अर्धशासकीय पत्र। ऐसा लगा था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तैयारी चल रही है ना। अब परिपत्र पर आए तो लगा कि हाँ अब चल रहा है। ठीक है, ये भी हमारे सिलेबस में अधिसूचना, जिसका इंतजार आपको भी है, आनी चाहिए ना। ज्वाइनिंग लेटर जिस पत्र में लिखा जाएगा वह अधिसूचना होगी। आज ये व्यक्तिगत तौर पर कम हो गई हैं या नहीं रही हैं, बंद हो गई, क्योंकि अभी परिणाम जो है एक साथ प्रकाशित हो जाता है। और ज्वाइनिंग के लिए भी आप www.com वेबसाइट पर देखते हैं और सब ठीक ठाक हो जाता। पहले घर घर पहुंचाए जाते थे ज्वाइनिंग लेटर, घर घर वितरित होते थे, पड़ोसी भी ले जाया करता था। मैंने आपको बताया था ना, झगड़े भी हो जाया करते थे। ये स्थिति 2016 में ग्राम विकास अधिकारी का एक पेपर हुआ। उस पेपर में एक शर्त रखी गई, 40% अंक लाना अनिवार्य है। जितने पदों पर विज्ञापन जारी हुआ उतने पास नहीं हुए राजस्थान में, पास ही नहीं हुए उतने। अब परिणाम को 37%, दूसरी बार परिणाम जारी किया गया, फिर भी अभ्यर्थी नहीं पहुंचे। क्यों? सिर्फ इसलिए कि पेपर जब हुआ था तो उसमें फॉर्म जब भरे गए थे तो उसमें शर्त थी 40% अंक अनिवार्य है। अब मेरे 38% आए तो मैं रिजल्ट दोबारा क्यों देखूंगा? मतलब ही नहीं है। तीसरी बार भी परिणाम आया तो भी छात्रों ने नहीं देखा। ठीक है, जिन जिन ने देखा वो डॉक्यूमेंट चेक करा के अपनी अस्थायी नियुक्ति सुनिश्चित कर रहे थे। अब कुछ हमारे जैसे नहीं देखा, तो चौथी बार तो अधिसूचना जारी की गई। घर घर, जिनका 37% तक सिलेक्शन हो रहा था, घर घर तक उनको अधिसूचना भेजी गई और लिखा गया कार्यालय से प्रेषण दिनांक से, मतलब जब से यहाँ से डिस्पैच हो रहा है, 7 दिवस के अंदर अपनी अस्थायी नियुक्ति सुनिश्चित करें, अन्यथा अस्थायी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी।
24 मई पत्र निकाले गए थे अधीनस्थ बोर्ड द्वारा। एक बालक को 31 मई को 12 बजे दोपहर में प्राप्त हुआ, वही 7वां दिन 12 बजे फोन आया कि सर ऐसा कुछ आया है। मैंने डॉक्यूमेंट्स उठा, दौड़ लगा अधीनस्थ बोर्ड तक। अलवर में था बालक, दौड़ लगा, गाड़ी करनी है, खुद की गाड़ी नहीं लानी है, गाड़ी करनी है, ठीक है। वो यदि आपसे 2000 मांगता है तो 4000 देने, 4000 मांगता है तो 8000 देने, और समय निर्धारित कर देना 4:45 तक मुझे अधीनस्थ बोर्ड पहुंचना है, ठीक है। जितनी रेड लाइट तोड़नी है चालान में भरूँ, जितने नियम तोड़ने चालान में भरूँगा, तुम तो चलो। और उसने 4:45 पर उसको टिका दिया, आज वेतन भोगी है। 1 घंटे बाद मिलता, या वह कहीं घूमने गया होता, फिल्म देखने गया होता, नाना मामी के घूम रहा होता, तो नौकरी गई हाथ से। पहले सिर्फ अधिसूचना ही भेजी जाती थी, पहले सिर्फ अधिसूचना। अब एक साथ परिणाम आता है, एक साथ फॉर्म भरे जाते हैं सब, अब सुविधाएं थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हैं। तो अधिसूचना जिसका इंतज़ार आपको भी है, आधिकारिक सूचना इसे कहा जाता है। एक मात्र पत्र है जिसे गजट में पारित किया जाता है, राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है अधिसूचना को। जैसे आपका विज्ञापन जारी हुआ, 875 पद, फाइनल परिणाम आ गया, इंटरव्यू का परिणाम आ गया, सेलेक्ट हो गए, तो आरपीएससी के द्वारा राजकीय मंत्रालय विभाग में एक अधिसूचना जारी की जाएगी कि हमारे विभाग से इतने कर्मचारियों को, इतने अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, अगले महीने से वेतन की व्यवस्था करना। तो एक ये राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र है, ठीक है। इसलिए इसका जो प्रतिलिपि लिखी जाती है, एक यही वाली जो अभी मैंने बताई है, ये प्रतिलिपि जो लिखी जाती है, इसमें यह शर्त नहीं होती कि एक ही पंक्ति में होनी चाहिए। बाकी की सभी प्रतिलिपियां जितनी भी लिखते हैं हम, वो एक ही पंक्ति में आती हैं, ठीक है। इसके अलावा अधिसूचना में सिर्फ नियुक्ति ही नहीं होती, पदोन्नति भी होती है। आपका प्रमोशन हो रहा है, जिस पत्र द्वारा आपको सूचना मिलेगी वह अधिसूचना होगी। पदावनति भी होती है, ऊपर ही नहीं जाते, रंगे हाथों पकड़े गए, नीचे भी आते हैं, ठीक है। स्थानांतरण होता है, तबादला होता है, आपका ट्रांसफर होता है, तो भी सूचना इसी से मिलती है, ठीक है। सेवानिवृत्ति की सूचना भी इसी से मिलती है, प्रतिनियुक्ति की सूचना भी इसी से मिलती है, अतिरिक्त कार्यभार आपको दिया जाता है, उसकी सूचना भी इसी से मिलेगी। आप नायब तहसीलदार हैं, तहसीलदार हो गया रिटायर्ड, नया नहीं आएगा, तब तक कार्यभार कौन संभालेगा, तो उसकी सूचना भी दी जाएगी, इसी पत्र द्वारा दी जाती है। अधिसूचना एक ऐसा पत्र होता है जिसमें समय पहले से ही निर्धारित होता है। एक अधिसूचना कम से कम 15 दिन के लिए जारी होती है, और अधिक से अधिक एक बार में 6 महीने के लिए जारी होती है, लेकिन इसे 6-6 महीने के लिए 2 बार और बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार एक अधिसूचना अधिकतम 18 महीने तक प्रभावी रह सकती है, इससे अधिक प्रभावी रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। समय उसमें पहले से निर्धारित है, अलग से आपको पत्र से सूचित नहीं किया जाएगा कि आपका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उसमें पहले से ही आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा, उसमें लिखा हुआ होगा दिनांक इतने से इतने तक 5:30 बजे तक अपनी अस्थायी नियुक्ति सुनिश्चित करें। 5 बजे के बाद फिर कुछ नहीं, अलग से पत्र नहीं आएगा साहब आपने 5 बजे तक स्वीकार नहीं किया इसलिए आपकी अस्थायी नियुक्ति निरस्त की जाती है, कोई पत्र नहीं आएगा। पहले से ही समय उसमें निर्धारित है, आपको अतिरिक्त भार संभाला जाता है, उसमें आपको अधिसूचना मिलेगी जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ होगा दिनांक इतने से इतने तक आपको इस अतिरिक्त भार की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, आप इस कार्यालय के अब कर्ता धर्ता हैं,
तो वहाँ पहले से ही समय आप सब ने एक फिल्म देखी थी जिसमें एक दिन का मुख्यमंत्री होता है। मुझे पता है यहाँ ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। 26 जनवरी पर बालक ने कविता बोली, काश कोर्स में फिल्में होती, काश कोर्स में सिलेबस में फिल्में होती, फिर चाहे परीक्षा रोज होती। फिर तो मम्मी भी कहती बेटा टीवी देख, क्या पता इस फिल्म से प्रश्न पूछा जाए, है ना। तो उस फिल्म में क्या दिखाया कि जितने भी भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारीगण थे सबको जेल में चलते रहो, और लास्ट में मुख्यमंत्री को भी। तो मुख्यमंत्री कहता है आपको पता है एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए कितने विधेयक पारित करने पड़ेंगे। वो कहता माफ करना अभी मुख्यमंत्री में हूं, आप आम आदमी है, 5 मिनट बचे हुए। फिल्म को देखना कभी ध्यान से, 5 मिनट बचे हुए हैं। तो समय निर्धारित होता है, अंतिम मिनट तक भी वही करता धरता होता है जिसके लिए जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो अधिसूचना में समय पहले से ही निर्धारित होता है, ठीक है। तो एक अधिसूचना कम से कम 15 दिन के लिए और अधिक से अधिक एक बार में 6 महीने के लिए, लेकिन इसे 6-6 महीने के लिए 2 बार और बढ़ाया जा सकता है। जैसे डेपुटेशन पे आ जाते हैं ना, कहाँ सा वहाँ नहीं, हम यहाँ काम कर रहे हैं, फिर उसका समय और बढ़वा लेते हैं 6 महीने, कौन वहाँ रहेगा, सब हम तो जयपुर में ही काम करेंगे। तो ऐसे जब आ जाया करते हैं तो वहाँ समय पहले से निर्धारित है, गजट में पारित किया जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे आप अधिसूचना, पहले परिचय कर लें इसका, फिर प्रारूप, फिर पत्र, क्रम वही रहेगा, क्रम वही जैसे हम पहले लिखते आ रहे हैं। अधिसूचना हेडिंग डालेंगे, डैश करके लिखेंगे। अधिसूचना का शाब्दिक अर्थ होता है आधिकारिक सूचना। अधिसूचना का शाब्दिक अर्थ होता है, डैश करके लिखेंगे, आधिकारिक सूचना। अधिकार में एक प्रत्यय जोड़ा है, अधिकार में एक प्रत्यय जोड़ा, तो आधिकारिक, आधिकारिक सूचना, पूर्ण विराम, नई पंक्ति से, नई पंक्ति से। किसी सूचना को, किसी सूचना को आधिकारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर प्रेषित करने को ही प्रेषित करने को ही अधिसूचना कहते हैं। आधिकारिक तौर पर प्रेषित करने को ही अधिसूचना कहते हैं। नई पंक्ति से, सरकार के राजपत्र गजट, सरकार के राजपत्र गजट में प्रकाशित की जाने वाली, में हमेशा बिंदी आती है, गजट में प्रकाशित की जाने वाली ऐसी सूचनाएं, ऐसी सूचनाएं जिनका अक्षर से पालन किया जाना, जिनका अक्षर से पालन किया जाना अनिवार्य होता है, ऐसी सूचनाएं जिनका अक्षर से पालन किया जाना अनिवार्य होता है, अधिसूचना कहलाती हैं। पालन किया जाना अनिवार्य होता है, अधिसूचना कहलाती हैं। पूर्णविराम, नई पंक्ति से, राजपत्रों में सामान्यतः, राजपत्रों में सामान्यतः सरकारी नियम, सामान्यतः सरकारी नियम
आदेश, चेतावनी, सरकारी नियम, आदेश, चेतावनी, नियुक्ति, पदोन्नति, पदोन्नति, पदावनति, पदावनति, पद प्लस अवनति, पदावनति, पदमुक्ति, पदमुक्ति, प्रतिनियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण, स्थानांतरण, वेतन वृद्धि, वेतन वृद्धि, सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति, भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण, चुनाव, सरकारी नियम, आदेश, चेतावनी, नियुक्ति, पदोन्नति, पदावनति, पदमुक्ति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण, वेतन वृद्धि, सेवानिवृत्ति, भूमि अधिग्रहण, चुनाव आदि से संबंधित सूचनाएं, आदि से संबंधित सूचनाएं प्रकाशित की जाती हैं, प्रकाशित की जाती हैं। है में बिंदी आएगी या नहीं? सूचनाएं बहुवचन है तो बिंदी आएगी। ठीक है, नई पंक्ति से। इसके अलावा कार्य प्रभार, इसके अलावा कार्य प्रभार, कार्यवाहक अधिकार, कार्यवाहक अधिकार, कार्य क्षेत्र, कार्य क्षेत्र आदि की सूचनाएं भी, आदि की सूचनाएं भी अधिसूचना द्वारा ही दी जाती हैं। अधिसूचना द्वारा दी जाती हैं। नई पंक्ति से। प्रत्येक अधिसूचना, नई पंक्ति से। प्रत्येक अधिसूचना राज्य में राज्यपाल की आज्ञा से जारी होती है। प्रत्येक अधिसूचना राज्य में राज्यपाल की आज्ञा से जारी होती है तथा राजपत्र में प्रकाशित की जाती है। राजपत्र में, गजट में, राजपत्र में प्रकाशित की जाती है। नई पंक्ति से। कोई भी अधिसूचना, कोई भी जो पंक्तियां लिखा रहा हूं इनसे कल और परसों आपको प्रश्न मिल सकते हैं, जो सीटी का पेपर देने जा रहे हैं, है ना। जाएंगे कुछ ना तो, अरे हाथ खड़ा हुआ था कल परसों, है ना। तो वहाँ से ऑब्जेक्टिव आएंगे, वहाँ निश्चित क्षेत्रफल का गोला दिया जाएगा, नीला करना है कि वह पत्र जो गजेट में प्रकाशित होता है, और 4 ऑप्शन दे दिए आपको, परिपत्र, अधिसूचना, अनुस्मारक पत्र, निविदा, ये आ गए 4 ऑप्शन आपके सामने आ गए। वह पत्र जिसमें समय पहले से ही निर्धारित होता है,
आपके सामने वह पत्र जो बाएं कोने में समाप्त होता है, ऐसे प्रश्न आपको आ सकते हैं वहाँ पर। इनकी परिभाषाएं जो लिखा है ये भी आपको वहाँ देखने को मिल सकती हैं ऑब्जेक्टिव पेपर में। ठीक है, तो जो सीईटी क्लियर करने जा रहे हैं, है ना, उनको वहाँ से मिल सकते हैं, लिखेंगे आप। कोई भी अधिसूचना न्यूनतम 15 दिवस के लिए, कोई भी अधिसूचना न्यूनतम 15 दिवस के लिए तथा अधिकतम एक बार में, न्यूनतम 15 दिवस के लिए तथा अधिकतम एक बार में 6 माह के लिए एक बार में 6 माह के लिए जारी की जा सकती है। 6 माह के लिए एक बार में जारी की जा सकती है, किंतु इसे 6 माह के लिए, किंतु इसे 6 माह के लिए 2 बार और बढ़ाया जा सकता है, 2 बार और बढ़ाया जा सकता है। अतः एक अधिसूचना अधिकतम 18 माह तक ही, अधिकतम 18 माह तक ही जारी रह सकती है, जारी रह सकती है। इसके अतिरिक्त जारी रह सकती है, इसके अतिरिक्त प्रभावी रहने की गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश नहीं है। नई पंक्ति से किसी भी अधिसूचना को यही लिखाऊंगा, एक लिखूंगा, किसी भी अधिसूचना को जितने समय के लिए जारी किया जा रहा है, जितने समय के लिए जारी किया जा रहा है, उस समय का अंकन जारी किया जा रहा है, उस समय का अंकन लिख लेंगे ना, अंकन बिना बिंदी के लिखना है। अंकन अधिसूचना में जारी किया जाता है, अधिसूचना में जारी किया जाता है तथा इस अवधि की समाप्ति पर अधिसूचना का प्रभाव स्वतः ही समाप्त हो जाता है, स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसका प्रारूप और पत्र अगली क्लास में करेंगे। अभी आप आओ संक्षेपण पर।
कितने हो गए थे संक्षेपण? 3 हो गए थे। देखो चौथा घर से लिख कर लाना था ये। तीन हो गए थे ना? हाँ ध्यान दो। यही था ना? मैंने आपसे कहा चौथा घर से लिख कर लाना, यूं नहीं कहा था आपने सा, इसलिए हमने लिखा नहीं। ध्यान दो। देखो जितना अधिक हो सके लिखने का प्रयास किया करो। 1 घंटे लगातार लिखते ना तो फिर घूर के देखने लग जाते हैं, सब अगली क्लास में लिखाना बाकी का। अरे एग्जाम हॉल में 3 घंटे तक एविरल रूप से बिना रुके लिखना है तो पेपर पूरा होगा, नहीं तो वहाँ पेपर ही पूरा नहीं होता। और 3 घंटे में भी यदि आप बीच में सोचने बैठ गए तो अंक छूटते हुए चले जाएंगे। इसे लिखा करो जितना अधिक लिखे। अभी तो मैंने आपको 40-50 मिनट लिखाता हूँ तो आप ऐसे लगता है कि कितना लिख लिया, सदियों से लिखते हुए आ रहे हैं, है ना। कई तो हाथ को फेंक देते, निकल अब तेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे। तो चौथा अवतरण आपको लिख कर लाना था। देखो जिन्होंने नहीं, कितने जो नहीं लिख कर लाए थे, अभी पढ़ो और लिखो फटाफट। अभी पढ़ो, उचित शीर्षक निकालो। देखो लिखा हुआ है प्रश्न सामने अब आपके। उचित शीर्षक 1/3 संक्षेपण। हाँ शीर्षक इसने सही निकाले हैं। बिना पड़ोसी की सहायता के करना है आपको। शुरुआत सही नहीं हुई है। ये वाला किसका है ना? इसका भी शीर्षक बढ़िया है। हाँ ये सही लिखा है। आपसी वार्ता नहीं, आपसी वार्ता नहीं। ये सही है। देखो एक तो बीच में पंक्ति छोड़ दी, ये गड़बड़ कर दी, है ना। शीर्षक सटीक नहीं निकल पाया थोड़ा सा। ना लिखा भी थोड़ा सा गड़बड़ है। इसमें उदाहरणों को प्रस्तुत कर दिया। ये किसका है? ये पीछे दे भाई, ले जाके। नहीं ये शीर्षक भी सही नहीं निकला है। देखो आपको सावधानी पूर्वक पढ़ना होता है। कभी कभी तो पहली दूसरी पंक्ति में ही, कभी कभी तो पहली दूसरी पंक्ति में ही शीर्षक मिल जाता है। कभी पूरा अवतरण पढ़ लेते हैं पर शीर्षक नहीं मिलता, ये स्थिति होती है। फिर उसके लिए हमको दोबारा उसे पढ़ना होता है, ध्यानपूर्वक सावधानी पूर्वक उसका शीर्षक निकालना होता है। ठीक है, ये याद रखें। तो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ाहट हो गई है। ये किसकी है? ये शीर्षक सही है। नाम लिखें क्या? गोपाल है। लो भाई, ये थोड़ा, हाँ ये शीर्षक सही निकला है। उदाहरण दिया है इसने, यहाँ गड़बड़ी हो गई है। लिखने संबंधी अशुद्धि भी इसमें है ना। तो एक बार इस पर ध्यान देंगे। शीर्षक जरूर सही था। ऋतु पीछे, ये इतने किसने रख दिया? ओ भाई हाँ, इतने नहीं उठाऊंगा, ये मैं लिखाऊंगा पहले आपको। ये उठाओ, ये किन किन के, पहले मैं ये लिखाऊंगा, उसके बाद अगले से मैं देखूंगा, है ना। ये ज्यादा आ गया। लौट कराओ एक बार अवतरण पर।
अवतरण पर लौट कर आएंगे। जल ही जीवन है, पहली पंक्ति इसका उचित शीर्षक है। जहां से आपके अवतरण की शुरुआत हो रही है, जहां से अवतरण की शुरुआत हो रही है, ये इसका उचित शीर्षक है। ठीक है, अब आगे हम चर्चा करते हैं। तथा पानी बिना जिंदगानी के ही काम की उक्त दोनों कहावतें सामान्यतः कहने और सुनने में पुरानी और घिसी पिटी लगती हैं, पर सच्चाई क्या है कि उक्त कहावतें आदिकाल से सार्थकता से पूर्ण हैं। ये कहावतें पहले भी थी, लगती पुरानी हैं, लेकिन आज भी सार्थक हैं। आज तो इनकी उपयोगिता और अधिक बढ़ गई है। ठीक है, हाल ही में राजस्थान और गुजरात में पानी की हाहाकार, तो ये उदाहरण है, ये उदाहरण है। ठीक है, तो देखकर सहज ही अंदाज लगाया जा सकता है कि पानी के बिना जीवन कितना कष्टमय और दुर्लभ हो सकता है। ठीक, इसलिए ये कॉपी, अपनी कॉपी खुद की खुद ही दिया करो, ऐसे फिर बांटते रहोगे, है ना। जल की समस्या भारत में ही नहीं, विश्व के तमाम देशों में दिखने लगी है। सिर्फ ये समस्या हमारी नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है, छोटी समस्या नहीं है। यदि समय रहते नदी, नाले, झरने, वर्षा, ये उदाहरण है, इनके जल का उचित रखरखाव और सदुपयोग करना न सीखे तो वह दिन दूर नहीं कि विश्व की अधिकांश आबादी जल के अभाव में तड़प कर समाप्त हो जाएगी। इतना ही नहीं, संपूर्ण प्राणी जगत, यहाँ जिसमें वनस्पतियाँ भी हैं, का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अब ध्यान दो, चर्चा जल की गई है। सबसे पहला आपका शीर्षक निकलेगा जल ही जीवन है, दूसरा निकलेगा जल है तो कल है, जल है तो कल है, तीसरा जीवन में जल का महत्व, जीवन में जल का महत्व, भूमिका, योगदान। ठीक है, अब इसको हमें लिखना है, तो क्या हुआ ये लिखना है, किसके द्वारा हुआ ये हटाना है। क्या हुआ ये तो लिखना है, किसके द्वारा हो रहा है ये उदाहरण है। तो उदाहरण वाली पंक्ति हमको हटानी है, बाकी के सबको इसमें लिखना है। लिखेंगे संक्षेपण, हेडिंग डालेंगे संक्षेपण। संक्षेपण डैश करके लिखेंगे। मैं जितने शीर्षक आपको बोल रहा हूं उनको 1, 2, 3 करके ऐसे लिख लिया करो। एग्जाम हॉल में आपको एक ही लिखना। अभी हमने जो लिखा वही मैंने बता दिया तो आपको लगा सही है, ठीक है, लेकिन बाकी के 2 जो हमारे दिमाग में नहीं आए वो भी हम लिख लें। 6 महीने बाद फिर स्थिति वही रहे, इससे अच्छा हमारे पास लिखा होता है तो याद आ जाता है। लिखेंगे संक्षेपण, जल मानव जीवन का अभिन्न अंग है। संक्षेपण, जल मानव जीवन का अभिन्न अंग है, जिसे अलग नहीं किया जा सकता ऐसा। जल मानव जीवन का अभिन्न अंग है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये लिखा हुआ है, जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आगे लिखेंगे, जल की समस्या विश्वव्यापक है। जल की समस्या विश्वव्यापक है, छोटी नहीं है, अवतरण में आया है, विश्वव्यापक है। आगे लिखेंगे, इसका संरक्षण ही जीवन का एकमात्र उपाय है। इसका संरक्षण ही जीवन का एकमात्र उपाय है। देखो ये लिखा हुआ है, नदी, नाले, झरने, वर्षा आदि के जल का उचित रखरखाव।
संरक्षण, इकट्ठा करना। ठीक है, जीवन का एकमात्र उपाय है, आगे लिखेंगे, इसके अभाव में, इसके अभाव में प्राणी जीवन संभव नहीं है। अंतिम पंक्ति लिखी। अब प्राणी से मतलब जिसमें प्राण होते हैं, वनस्पतियां भी उनमें आ जाती हैं। ठीक है, इसके अभाव में प्राणी जीवन संभव नहीं है। 10 अंक पूरे होते हैं। इतना सा लिखना था। क्या? नहीं, वो कहावतें जो होती हैं समझाने के लिए होती हैं। ठीक है, तो एक को हमने जो बनाया उसको तो हमने शीर्षक ही बना दिया, वो तो शीर्षक के रूप में ही हमारे पास आ गई। अगला, सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे, उचित शीर्षक निकालेंगे और फिर संक्षेपण लिखेंगे। ध्यान रहे, पड़ोसी की कॉपियां नहीं देखनी है। इस बार किसने क्या शीर्षक निकाला मैं पूछूंगा। अभी आप लिखेंगे पहले 5 मिनट तक, उसके बाद मैं आपसे पूछना शुरू करूंगा। अपनी कॉपी खुद ही देंगे, पड़ोसी की कॉपी मत देना, है ना। हमारी कॉपी देखो कहाँ गई। ऐसा है किसके पास अतिरिक्त कॉपी है, खुद की नहीं है, किसी और की है ना। तो अभी रुक, ये तो हो गया था पहले। अब ये जो आपने लिखा भारत में नहीं वैश्विक, तो भारत नहीं को तो हटाए दो, सीधा वैश्विक पे आ जाओ, अब सही हो जाएगा। इसी प्रकार का मतलब आप समझा रहे हैं, इसी प्रकार। तो यहाँ समझाने की प्रक्रिया ही जो कि गलत है। ठीक है, बाकी का सही लिखा था। ये तेरी कौन सी इसमें? ये 3 3 4 4 एक साथ फिर आई है। ये आप जिन्होंने लिखा है वो लिखेंगे चुपचाप सावधानी पूर्वक। शीर्षक सही है, उदाहरण से शुरुआत की है, ये गलत हो गया। लिखने संबंधी अशुद्धि अब होता है, ये किसकी है, ये कॉपी किसकी है? लिखने संबंधी अशुद्धि अब होते हैं। आप मात्राओं का ध्यान रखेंगे विशेष तौर पर, नहीं तो वहाँ इतने अधिक गोले बन जाएंगे कि समेटे नहीं जाएंगे। याद रखना। ना, इनको बाकी का सही है, थोड़ा सा अशुद्धियों पे ध्यान दो आप। एक पृष्ठ रोजाना लिखना शुरू कर दो। नहीं, ये भी संक्षिप्तीकरण गलत है। किसकी कॉपी है मेरे पास? जो भी इसने शुरुआती उदाहरण से की है। शीर्षक सही निकाला था, राहुल है। 12 यात्रा खत्म हो गई हो तो ले जाएगा अभी। हाँ तो बोल ही नहीं रहा कोई, पीछे पीछे बोल दिया करो, नाम तो याद है ना खुद का। इसने भी शीर्षक सही निकाला है, बाकी का शुरुआत गलत कर दी उदाहरण के माध्यम से। अपनी कॉपी देंगे, बाकी के दूसरे की नहीं। ठीक है, शीर्षक अच्छे सटीक निकाले हैं मिताली, है ना। बाकी का शुरुआत जो की वह सही नहीं थी। शीर्षक गड़बड़ा गया है। उदाहरण से ही शुरुआत की, सब उदाहरण से शुरुआत कर रहे हैं। कौन है? उदाहरण से शुरुआत हो रही है, ये गड़बड़ाहट है। बाकी के तो सब सही कर रहे हैं, पर उदाहरण थोड़ा सा। शीर्षक सही है, शीर्षक दोनों सही हैं। ये सही लगा। कौन है? पूजा। शीर्षक सही चल रहा है।
बाकी सही लिखा है। ये कौन है? समंदर सिंह। शासन स्थान, शीर्षक थोड़ा सा गड़बड़ा गया। जिस बिंदु विशेष के में बताया गया था उसको छोड़ दिया आपने, थोड़ी सी गड़बड़ाहट है। क्यों? ये तो फिर देख लो ना। शीर्षक ठीक है, आपने संक्षेपण नहीं लिखा है। मात्रा संबंधी अशुद्धि आप कर रहे हैं, बाकी सही है। इतनी खट्टी क्यों कर रहे हो आप अपनी जो, बाकी छोड़ दो सबकी। सही लिखा है। हाँ, थोड़ा सा शीर्षक गड़बड़ाया है बस। ठीक है, ध्यान दो। अब मैं पूछूंगा जिससे वही बताएगा कि हमने क्या निकाला और क्या लिखा है। ठीक है, अब मैं उनकी चर्चा कर लेता हूं। नहीं, आपने इसको समझाने का प्रयास किया है, जो समझाया हुआ है उसको ही कम करके लिखना होता है ना। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ाहट है। हाँ, ये सही है। अब बोर्ड पर आ जाओ। कितने जिन्होंने लिखा ही नहीं? प्रयास ही नहीं। आप बैठेंगे, आप वहीं वहीं बैठो। आप इतना सा बता दो शीर्षक क्या निकाला था बस। कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछूंगा वही। हाँ बताओ। ये थोड़ा सा गड़बड़ाहट हो गया, शीर्षक ही गड़बड़ा गया। ठीक है, शीर्षक सटीक आना चाहिए सबसे पहले, तो यही महत्वपूर्ण है। ये अधिकारी बताएगा। शीर्षक क्या निकाला? जनता का पंचायती राज। अच्छा, जनता हटा दें तो पंचायती राज किसका रहेगा? ये अनावश्यक शब्द था। ये क्या था? अनावश्यक शब्द। शीर्षक बोल दे। पंचायती राज लो। हाँ, शीर्षक सटीक निकला है। शीर्षक में ये इतनी कॉपियां कहाँ से इकट्ठी कर ली है? आप अपनी रखो, बाकी के आगे पहुंच। किन किन की कॉपियां किन के पास नहीं है, ये आगे पहुंचा दो इनकी, है ना। तो ये खुद का शीर्षक बताया कि किसी और की कॉपी का? हाँ, फिर ठीक है। फिर ठीक है, शीर्षक सटीक निकल। देखो, चलो मैं चर्चा करता हूं, बोर्ड पर आओ एक बार। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक है, तो ये उदाहरण है, ये लोकतंत्र का उदाहरण। हमने शुरुआत यहीं से कर रहे हैं हम, ये गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, तो लोकतंत्र की चर्चा की जा रही है और पंचायती राज लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला, यानी पंचायती राज को लोकतंत्र से बड़ा बताया गया है। ठीक है, ये यदि सुदृढ़ है तो ये अपने आप सुधर जाएगी, यही तो है। ठीक है, तो लोकतंत्र की चर्चा की गई है, उसमें भी पंचायती राज की। तो शीर्षक यहां आकर रुका, शीर्षक यहां आकर रुका। भारत यहां एक उदाहरण मात्र है। लोकतंत्र मूलतः विकेंद्रीकरण, ये आपका शीर्षक बन सकता है। लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण पर आधारित शासन व्यवस्था है। शासन की ऊपरी सतह और पर लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक निचले स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्य और मान्यताएं शक्तिशाली न हो। एक एमपी का चुनाव होता है, 50 से 60% मतदान होता है। एमएलए का होता है तो 60 से 70% मतदान होता है, लेकिन सरपंच का हो तो एक एक को ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं। तो सिर्फ इस स्तर पर नहीं, इसको सुदृढ़ करना है तो आपको इस स्तर पर काम करना है, पंचायती राज में काम करना है। ठीक है, लोकतंत्र राज्य में पंचायती राज्य ही वह साधन है, वह माध्यम है जो शासन को सामान्य जनता से जोड़ता है, पंचायती राज के माध्यम से ही। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय लोगों की स्थानीय कार्य अनवरत लगातार रुचि बनी रहती है, क्योंकि वे इसमें अपनी स्थानीय समस्याओं का स्थानीय पद्धति से
कम समय में समाधान कर सकते हैं। ठीक है, हमारी कोई समस्या है, उसका समाधान कराने के लिए हम एमपी के पास जाएं, मिले मिले नहीं मिले, महीने 2 महीने 4 महीने चक्कर लगाते रहें, कोई ज़रूरी नहीं है। सरपंच के घर जाएं, आधी रात पे भी वह मिलता है, समस्या का वहाँ समाधान जल्दी हो जाता है। वे लोग अपनी स्थानीय स्तर पर नियम और विकास कार्यों का संपादन करने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो यहाँ जो आपका शीर्षक निकला वो ये पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज और लोकतंत्र। लोकतंत्र की नींव पंचायती राज, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, ये आपके शीर्षक यहाँ पर होने चाहिए थे। ठीक है, ये याद रखें। तो शीर्षक आपके पंचायती राज को लेकर ही आने चाहिए थे। ठीक, लिखेंगे आप पंचायती राज और लोकतंत्र, पहला शीर्षक लिख दो। पहला शीर्षक बड़ा हो गया ज़्यादा, है ना। दूसरा पंचायती लोकतंत्र, दूसरा पंचायत, दूसरा शीर्षक लिखेंगे लोकतंत्र का आधार ऑब्लिक नींव पंचायती राज। लोकतंत्र का आधार या नींव डैश करके पंचायती राज। तीसरा लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। अब लिखेंगे संक्षेपण। अब लिखेंगे संक्षेपण, लिखेंगे पंचायती राज लोकतंत्र का, पंचायती राज लोकतंत्र का बड़ा आधार है। बड़ा आधार है, पूर्ण विराम। लोकतंत्र की सफलता, लोकतंत्र की सफलता शासन के उच्च व निम्न स्तर पर निर्भर है। शासन के उच्च व निम्न स्तर पर, ये लिखा हुआ है, ऊपरी सतह निचले स्तर। ठीक है, उच्च व निम्न स्तर पर निर्भर है। अवतरण में शब्दों का चयन हुआ है। आगे लिखेंगे पंचायती राज के माध्यम से ही, पंचायती राज के माध्यम से ही लोकतंत्र शासन को, लोकतंत्र शासन को जनता से जोड़ता है। शासन को जनता से जोड़ता है। ठीक है, इसी की चर्चा हो रही है। आगे लिखेंगे पंचायती राज स्थानीय स्तर पर, पंचायती राज स्थानीय स्तर पर नियम एवं, नियम एवं विकास कार्यों को, नियम एवं विकास कार्यों को संपन्न करने में, नियम एवं विकास कार्यों को संपन्न करने में सहायक सिद्ध होता है। सहायक सिद्ध होता है। ध्यान दें, लगभग 35 साल पुरानी बात हम करें तो मनोरंजन के लिए दूरदर्शन हुआ करता था। बस क्या था, सिर्फ दूरदर्शन। तो दूरदर्शन पर एक प्रोग्राम था और राजस्थान में एक जिला है भरतपुर, वहाँ एक गांव है छौकड़वाड़ा, है ना, कई जानते भी होंगे।
वह उस दूरदर्शन पर चल रहा था। उसमें क्या घटना बताई थी कि सरपंच चुनाव जीता। अगले दिन उसने गांव में बैठक बुलाई, बरगद के पेड़ के नीचे बैठक, और उसने एक नियम पारित किया कि आज से हमारे गांव में कोई शराब नहीं पिएगा। यदि पिएगा तो 11,000 रुपये का जुर्माना होगा। उस समय 11,000 बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, छोटी मोटी रकम नहीं थी, बहुत बड़ी रकम थी। आज के 11 लाख की बात करें उसके बराबर थी। ठीक है, और सबने नियम का पालन किया, ताली बजाई, स्वागत किया। 2-3 दिन बाद सरपंच महोदय शराब पीकर नाली में पड़े हुए हैं, और उस व्यक्ति के मकान के सामने जो उसका कट्टर विरोधी था, जो उसके सामने इलेक्शन लड़ा था, ठीक है, कट्टर, उसके नाली के सामने, घर के सामने नाली में। अगले दिन उसने पंचायत बुला दी, सब इकट्ठे हो गए। फिर कहा क्यों सरपंच साहब, 4-5 दिन पहले तो लंबी लंबी फेंक रहे थे, रात को क्या हो गया कि साहब गलती हो गई, लो 11,000, 11,000 जुर्माना जो रखा है दे रहा हूं, दे दिए। और जैसे ही 11,000 दिए, सन्नाटा छा गया कि जब सरपंच से दंड ले लिया तो आम जनता पर भी नियम लागू होगा। ठीक है, जानबूझकर शराब पीना, विरोधी के सामने गिरना, जिससे वह पंचायत बुलाए, मेरे ऊपर सजा हो, मैं इसका भुगतान करूं। पंक्ति लास्ट में यही लिखी आपने। स्थानीय स्तर पर यदि कोई नियम बनाया जाता है और उसका विकास किया जाता है तो वह जल्दी सिद्ध होता है, सहायक सिद्ध होता है। तो जानबूझकर उसके द्वारा ये सब कुछ किया गया कि जिससे इस स्तर पर हम सुधार ला सकें। ठीक है, तो वही है कि अगर हम ग्राम पंचायतों को सुधार दें तो देश अपने आप सुधरता चला जाए। तो सबसे निचला स्तर, इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। अवतरण के अनुसार आपने लिखा, 10 अंक पूरे हो गए। अगले पर आ जाओ। बहुत सरल सा है, इसके बाद अवतरण शुरू हो जाएंगे आपके आरएस के मतलब के, अभी तो सामान्य चल रहे हैं, इसके बाद शुरू होंगे। सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे, उचित शीर्षक निकालेंगे और संक्षेपण करेंगे। क्या लिख सकते हैं? नहीं, जरूरत नहीं पड़ती। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तक जब लिखते थे तब जरूरत पड़ती थी। हैं? जिनके पेज और जो इनके पास ये पन्ने पड़े हुए हैं अतिरिक्त हैं, वो आगे आगे देते चलो, मेरे पास आ जाएं। जो रुको, आप ही बैठो अभी, मैं एक बार अच्छा, ये पहले से लिख के लाए हैं क्या? नहीं नहीं, ये गड़बड़ाहट आ गया, शीर्षक थोड़ा सा, जबकि इसका बहुत सरल आसान सा शीर्षक होना चाहिए था, कि जो गड़बड़ हो गया। अभी दिखेगी, रुको, पहले निकालो आप शीर्षक। हाँ, ये संक्षिप्तीकरण तो इन्होंने सही किया है। एक तो इस कॉपी में क्या गड़बड़ी चल रही है कि सिरोरेखा का प्रयोग नहीं हो रहा। सिरोरेखा जानते हैं ना, ऊपर ये जो रेखा बनी हुई है, ये हिंदी में अनिवार्य होती है। नहीं लिखेंगे तो वहाँ गोले बनते हैं, और सब्जेक्ट में कोई मायने नहीं रखती है, हिंदी में जरूरी है। तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। बाकी लिखा से ये शीर्षक गड़बड़ा है, किसकी कॉपी है? पीछे देना। ना बेटा, अशुद्धि कर रहे हो आप लिखने में। देशभक्ति छोटी होती है ना, आपने बड़ी कर दी। लिखा सही है, ठीक है। सावधानी से पढ़ेंगे तो शीर्षक भी निकलेगा। बहुत सावधानी से पढ़ने की यहाँ आवश्यकता है। किसके ऊपर चर्चा की जा रही है उनको अंडरलाइन करो, फिर दोबारा पढ़ो, फिर शीर्षक निकालो। अभी पूछूंगा, पहले लिख दो आप संक्षेपण।
साथ इतने मत भेजा करो। ये कौन है? इन्होंने तो ये शुरुआत के ही दे रखे हैं पहले पहले। पहुंचा बेटा इसको पीछे। नहीं मिली कॉपी अभी तक? और अतिरिक्त पेज जिनके पास हैं वो दे दो, खुद के नहीं है जिनके पास। शीर्षक थोड़ा सा गड़बड़ा गया, ध्यान से पढ़ता तो निकलता शीर्षक। लिखा सही है। लिखा शीर्षक थोड़ा सा गड़बड़ा है ना, ध्यान देंगे। गड़बड़ा गया सब। आप अपने खुद के सुझाव लिख रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये गड़बड़ाहट है। ये गड़बड़ा गया थोड़ा सा। कौन है? थोड़ा सा गड़बड़ा गया। आप अवतरण को सावधानी पूर्वक नहीं पढ़ रहे, नहीं तो शीर्षक इतना कठिन नहीं है इसका, और अधिकांश शीर्षक अभी तक अशुद्ध ही आया है। बाकी सही है संक्षेपण, दे देना भाई। लिखा सही है, ये सही है। किसका है? नाम क्या लिखा देखना। हाँ ये सही आया है। ये सही लगा। थोड़ा सा गड़बड़ा गया शीर्षक, बाकी का सही है। सही लिखा है। वैसे सही लिखा है ना। अच्छा है, शीर्षक सही आया है, शब्दों का कम लिखा है। अपने पूरा थोड़ा सा ज़्यादा लिखना था। है ना, वैसे सही है। अब ज़्यादा आ गए, रुको। शीर्षक कुछ हद तक ठीक है।
ये किसकी है? देश प्रेम शीर्षक गड़बड़ा रहा है, ज़्यादा का शीर्षक गड़बड़ा रहा है, लिखने की अशुद्धियाँ चल रही हैं। वैसे सही लिखा है, ये किसका है? ये सही है, ये शीर्षक सही है। बोर्ड पर आओ, बोर्ड पर चर्चा करूँगा अब। नहीं, अब बोर्ड पर। ये शीर्षक सही है, ये लो। अब बोर्ड पर आओ। बोर्ड पर नहीं, अब नहीं। एक, ये किसकी है? इसका शीर्षक गलत है, नीचे वाला भी गलत है। आओ बोर्ड पर। अब देखो, अवतरण को यदि आप ध्यान से सावधानी पूर्वक देखो, गलती कहाँ हो रही है कि हम उसी शब्द को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो इसमें लिखा है, उसी में से शीर्षक निकालें। गलती कहाँ हो रही है? शीर्षक निकालने में ये हो रही है। मैंने आपको बताया, ऐसी स्थिति अवतरण में देखने को मिलेगी, कभी तो पहली पंक्ति में ही आपको शीर्षक मिल जाएगा, कभी अंतिम पंक्ति तक नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमको अवतरण को समझना होता है कि किसके ऊपर चर्चा की जा रही है। और यदि आप पूरे अवतरण को ध्यान से पढ़ेंगे तो सब जानते हैं देशभक्ति के ऊपर चर्चा की जा रही है। हम देशभक्त पर अटक कर रह गए। हम अटक कर कहाँ रह गए? देशभक्त पर। तो वहां गड़बड़ी हो गई। इसका सटीक जो शीर्षक है वो देशभक्ति है। ठीक है, ये आपने लिखा है। तो मैंने फिर दोबारा बता रहा हूं कि अवतरण में जो शब्द दिया हुआ होता है, हम अधिकांशतः उसी का शीर्षक बनाने का प्रयास करते हैं। क्या हो गया? नहीं, दूसरा हो, देशभक्ति और स्वतंत्रता। देशभक्ति के माध्यम से यहां स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। उदाहरण भारत का ही दिया गया है। अब देशभक्ति कह दो, उसमें सब कुछ समाहित है ना? अब बोर्ड पर आओ, मैं अवतरण को पढ़ देता हूं। देश की उन्नति का दायित्व देशभक्तों पर निर्भर है। अब हमारे अंदर देशभक्ति की भावना है तो देश स्वतः ही उन्नत। देश का गौरव सच्चे देशभक्त, हमने ये पंक्ति निकाली शीर्षक के रूप में। भक्त ही होते हैं, उसी देश का अभ्युत्थान हो सकता है जहां निवासियों के देश प्रेम कूट कूट कर भरा हो, जिनकी सिरा सिरा धमनी धमनी में देश प्रेम से सिक्त रक्त प्रभावित हो रहा हो। जिस देश में ऐसे स्त्री पुरुषों का आधिक्य होता है, उसकी अवनति स्वप्न में भी नहीं हो सकती। यानी देश प्रेम की भावना हमारे अंदर जितनी अधिक है तो हम अवनति के गर्त में कभी नहीं जा सकते। ठीक है, जिस देश में जितने सच्चे देशभक्त सच्चे नागरिक होंगे, वह देश उतना ही समृद्धि के शिखर पर चढ़ सकता है। भारत की स्वतंत्रता के पीछे, ठीक है, तो एक उदाहरण के रूप में, भारत की स्वतंत्रता के पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही थी? क्या अंग्रेजों ने प्रसन्न होकर स्वतंत्रता दान दी थी? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। वास्तव में इस स्वतंत्रता के पीछे बलिदान हो जाने वाले हजारों देशभक्तों की शक्ति छिपी थी। उनके रक्त की लहरें परतंत्रता की चट्टानों से बार बार टकरा रही थी, जिससे वह एक दिन चूर चूर हो गई। तो आपका जो शीर्षक निकला है सटीक, वह है देशभक्ति। दूसरा, देशभक्ति और स्वतंत्रता। देशभक्ति और स्वतंत्रता लिखेंगे संक्षेपण। संक्षेपण किसी भी देश की उन्नति, किसी भी देश की उन्नति उसके देश प्रेमी नागरिकों के कारण ही हुआ करती है। किसी भी देश की उन्नति
उसके देश प्रेमी नागरिकों के कारण ही हुआ करती है। हुआ करती है। देशभक्तों की संख्या देशभक्तों की संख्या जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होगी, देश उतना ही समृद्ध होगा। उतना ही समृद्ध होगा। देश की स्वतंत्रता के पीछे देश की स्वतंत्रता के पीछे देशभक्तों की ही शक्ति काम कर रही थी। देशभक्तों की शक्ति काम कर रही थी। देशभक्तों के बलिदानों ने ही देशभक्तों के बलिदानों ने ही चट्टान की तरह लगने वाली चट्टान की तरह लगने वाली परतंत्रता को समाप्त कर दिया या गुलामी को समाप्त कर दिया। ये उदाहरण नहीं हुआ, विशेषता हुई है। परतंत्रता कैसी थी? चट्टान के समान कठोर मजबूत थी। ठीक है, और 10 अंक पूरे। बाकी का करेंगे अगली क्लास में।